गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखते हैं केमिस्ट्री बायोलॉजी में सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का ये जो पार्ट है ये पार्ट 4 है। सेल डिवीजन का ये पार्ट 4 है, ठीक है ना। इसमें हम लोग कोशिका के विभाजन के बारे में देखेंगे कि किसमें कोशिका का विभाजन कैसे कैसे होता है। ये हमारा पूरा क्या है, सेल है। और सेल के जितने भी ये सब है इसे कोशिकांग कहते हैं, है ना। इंग्लिश में अगर बोले तो इसको सेल ऑर्गन्स बोलेंगे। ऑर्गन्स मतलब होता है अंगक, ठीक है ना, अंग नहीं अंगक। तो ये ऑर्गन्स हैं यहाँ पे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, गोल्गी बॉडी है, ठीक है ना, न्यूक्लियस है, डीएनए और साइटोप्लाज्म। ये सब आपको जितना देखने को मिल रहा है ये सारे के सारे हम इसको क्या बोलेंगे, कोशिका का ये अंगक है, ठीक है ना। यानी सेल ऑर्गन्स है, सेल के अंदर की बातें हैं ये। इसमें कोशिका विभाजन में हम लोग को स्टार्ट करना है कि कोशिका में विभाजन होता है। विभाजन होगा तभी इंक्रीज करेगा। जैसे मान के चलिए एक छोटा पौधा है, एक छोटा पौधा है और एक बड़ा पेड़ है ना। एक बड़ा पेड़ कुछ सेम चीज है ये। मान लीजिए ये भी पीपल है तो ये भी पीपल है, ठीक है। तो छोटा जब पीपल होगा तो इसमें कोशिका की संख्या क्या होगी, कम होगी, और इसमें कोशिका का संख्या ज्यादा होगा। इसमें कोशिका का संख्या क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसमें कोशिका की संख्या कम होगी। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कोशिका कम मिलेगा। अगर उसी प्रकार से कहा जाए अलग अलग पौधे हो, एक गुलाब का पौधा है और दूसरा अगला गुलाब नहीं है, एक गुलाब है और दूसरा कोई बड़ा पौधा है, ठीक है ना, आम है, मान लिया जाए आम है, तो कोशिकाओं की संख्या ज्यादा किस में होगा, आम में होगा। अगर एक रहेगा तो छोटा और बड़ा देखा जाएगा तो बड़ा में होगा। अगर अलग अलग कैटेगरीज के हैं तो भी बड़ा वाला ही आंसर होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार कोशिकाओं में डिवीजन होता है। तो सेल में जो डिवीजन होती है वो एक स्तर पर नहीं होती है, वो कई फेजेज में होते हैं, यानी कई चरणों में विकृत होते हैं, बटे होते हैं, जिसमें हम लोग इंटरफेज बहुत सा फेजेस देखेंगे और अभी मैं रिवीजन भी करूंगा। अब इसके अंतर्गत एक चीज और है कि कोशिका को जो विभाजन होता है ये सर्वप्रथम 1855 में कितना 1855 में किसने देखा था, बिरचाउ ने देखा था। याद रखिएगा, बिरचाउ ने देखा था। सिर्फ इसने देखा था, है ना, यानी देखा तो खोज किया। खोज और आविष्कार में अंतर है। अगर कहीं आपको मिले कि खोज क्या होता है, आविष्कार क्या होता है, तो दोनों में अंतर है। लगता है कि दोनों तो एक ही है, चाहे खोज करो या आविष्कार करो, नहीं। जैसे मान लिया जाए ये लाइट जो आप इतना देख रहे हो ना, ये लाइट का आविष्कार हुआ है, खोज नहीं हुआ है। खोजना मतलब क्या होता है, पहले से वो चीज था और मिला, उसी को खोज कहेंगे। आविष्कार उसको क्या देंगे, मान लीजिए वो पेन था, बहुत दिन से भुलाया था, 50 रुपया का पेन होगा, ठीक है, अब मिल गया तो कहते आविष्कार कर दिए पेन। क्या कोई ऐसा बोल सकता है कि पेन का आविष्कार हुआ? वहां पे पेन का क्या हुआ, बोलो, खोजा गया, ठीक है ना। ऐसा ही ऐसे है जैसे कहा जाए लोहा का खोज हुआ, लोहा का आविष्कार नहीं हुआ, लोहा को खोजा गया। कैसे खोजा गया, लोहा बहुत पहले से था लेकिन इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। जैसे गुरुत्वाकर्षण के जो नियम है वो न्यूटन ने उसको खोजा था, आविष्कार नहीं किया। अब बताइए सेब से जो सेब का पेड़ होता है उसे सेब गिरते देखा था न्यूटन, है ना, उसी पर न खोजा गया था। तो क्या पहली बार सेब गिरा होगा? ये तो सेब कई हजार पहले से गिरते आ रहा होगा, लेकिन इसका भी खोज हुआ 1800 कुछ ईस्वी में, याद मुझे डेटा याद नहीं है, ठीक है, 1870 या 75 में इसकी खोज हुई थी। तो समझ में आया ना। तो ऐसे चीजों को बोलेंगे खोज। पंखा का आविष्कार बोलेंगे, पंखा कभी ऐसा था ही नहीं, सहूलियत के अनुसार उसको क्या किया गया, आविष्कार किया गया, खोजा नहीं गया। आग का खोज किया, आग का आविष्कार, अब बोलिए तो आग का खोज हुआ होगा कि आग का आविष्कार हुआ होगा? आग का खोज हुआ, आविष्कार हुआ जी, मतलब आविष्कार कुछ करके बना दिया जाना आविष्कार कहलाता है। और खोज वो प्रकृति में पहले से मौजूद है, बस उसके बारे में जानकारी दे देना खोज है। तो आग का आविष्कार हुआ, आग का खोज हुआ। समझ में आ गया आप खोज में क्या अंतर है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या आपका क्या है कि आदमी जो आदमी है सेल का आविष्कार कोई कर देगा?
सेल बनाया है, कोई कोशिका बनाया है कि कोशिका के खोज हुआ है, तो वही यहाँ पे है देखा, यानी कि इसका खोज किया। बिरचौं ने कोशिका विभाजन को खोज किया, ये नहीं कह सकते हैं कि कोशिका का आविष्कार किया। क्लियर है? तो ये कई फेजों में है, इसका बहुत सा फेज है। कहता है कोशिका विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं, जिसमें आसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। पिछले क्लास में हम ये सब चीजें पढ़ दिए थे, ठीक है ना। कौन है? आसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। सबसे पहले आसूत्री विभाजन, अमाइटोसिस, मियोसिस और माइटोसिस, 3 को होता है ना। आप देख सकते हो, इसको क्या बोलेंगे? अमाइटोसिस, ये हो गया माइटोसिस और ये हो गया मियोसिस। अमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस, ये 3 प्रकार के कोशिका सेल में डिवीजन देखने को मिलेगा। जिसमें सबसे पहले था अमाइटोसिस, इसका जो एग्जांपल है वो जीवाणु है, बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, इंग्लिश में बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, ईस्ट कवक है ना, ईस्ट जो होती है, ईस्ट होती है, अमीबा होता है, और प्रोटोजोआ यानी परजीवी, ठीक है। तो इस प्रकार से अमाइटोसिस में कोशिका का डिवीजन होता है। पहले एक कोशिका का डिवीजन मतलब किसमें बिखरा हो? तो न्यूक्लियस, नाभि में। अंतर किसमें देखने को मिले? नाभि में मिले। तो ये पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। समसूत्री विभाजन को अगर कहो तो समसूत्री विभाजन को किसने खोज किया है, किसने देखा? तो वाल्थेर फ्लेमिंग ने देखा था। किसने देखा? वाल्थेर फ्लेमिंग ने देखा। और इसका नाम जो दिया गया माइटोसिस रखा। क्या नाम रखा? माइटोसिस। क्लियर है? ये भी हो गया था। और कहता है कि अध्ययन की सुविधा के लिए समसूत्री विभाजन को 5 अवस्थाओं में बांटा गया है। कितने अवस्थाओं में? 5 अवस्थाओं में, जिसमें इंटरफेज, एक नाम क्या है? इंटरफेज, दूसरा प्रोफेज। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और लास्ट में टेलोफेज। ठीक है ना, याद करते जाइए। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टोलो है, हाँ टेलोफेज। याद हुआ? एक में क्या है? बोलिए। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। बोलिए एक में इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। याद हो गया ना? ये 5 अवस्थाएं हैं। अब अगला है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस। कहता है अर्धसूत्री विभाजन का जो नाम दिया, खोजा नहीं, इसने नाम दिया फार्मर और मुर्रे ने। अर्धसूत्री विभाजन को किसने नाम दिया? फार्मर और मुर्रे। पिछले क्लास में ये हो गया था। लेकिन इसका जो खोज किया, सर्वप्रथम देखा, इसका नाम क्या था? वीज़मैन। अर्धसूत्री विभाजन को किसने देखा? वीज़मैन ने। और इसका डीप अध्ययन मतलब डिटेल्स, विशेष अध्ययन किया, जिसका नाम स्ट्रासबर्गर था। ठीक है ना? यहाँ तो ये हो गई थी। यह कोशिका, यह विभाजन जनन कोशिकाओं में ही होती है। किसमें होती है? जनन कोशिकाओं में ही होती है। अब कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन 2 फेजेस में होती है, अर्धसूत्री 1 और अर्धसूत्री 2। अब देखिए, ये सब भी हो चुका था। अर्धसूत्री 1 में गुणों की संख्या आधी रह जाती है, नाम ही अर्ध है ना, तो आधा रह जाएगा। अब कहते हैं अर्धसूत्री जो फर्स्ट था, उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया? 4 में। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ठीक है ना? पीछे वाला नाम क्लियर है, तो आज ये भी क्लियर हो गया। सब में 1 लगा देना है। तो ये अर्धसूत्री विभाजन का जो पहला था अर्धसूत्री फर्स्ट, और दूसरा क्या है? अर्धसूत्री सेकेंड। अर्धसूत्री फर्स्ट का ये 4 अवस्थाएं हैं। ये कितने अवस्थाएं हैं? 4, जिसमें प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। सब में फर्स्ट लगा दो। पहले तो ये पढ़ चुके थे, ठीक है ना? अब इसके बाद प्रोफेज फर्स्ट में सबसे लंबी प्रावस्था होती है, जिसको हम लोग लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकिटिन और क्या था? डिप्लोटिन और लास्ट में डियोकिनेसिस, डायकिनेसिस। ये 5 प्रावस्थाएं हैं। ठीक है ना? 5 उपावस्थाएं या प्रावस्थाएं हैं, इसको याद करना है। इसी में हम लोग फर्स्ट पोर्शन पढ़ रहे थे लिप्टोटिन। यहां से आज का क्लास स्टार्ट करना है।
पिछला इतना रिवीजन हुआ, आज का क्लास देखिए। लिप्टोटीन, अब डिटेल्स अध्ययन करेंगे लिप्टोटीन के बारे में कि क्या ये होती है लिप्टोटीन। कहता है लिप्टोटीन गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागों की तरह होते हैं, यानी बाल की जैसा होता है ना। बाल जब उलझा हुआ रहता है तो वो जिस प्रकार से उसकी आकृति बनती है उसी प्रकार से इसमें आप देख सकते हो। तो उलझे हुए ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना, लिप्टोटीन ऐसे ऐसे उलझे हुए धागे के समान रहती है, ठीक है ना, जिगजैग पोजीशन में। कैसे रहती है? जिगजैग पोजीशन में। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लिप्टोटीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लिप्टोटीन। कहता है इन्हें क्रोमोनीमेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोमोनीमेटा। याद करना है कि लिप्टोटीन का एक और नाम है और ये नाम क्या कहलाएगा? क्रोमोनीमेटा कहलाएगा। क्रोमोनीमेटा नाम याद रखिएगा कि लिप्टोटीन का एक और नाम क्या है? क्रोमोनीमेटा। लिप्टोटीन, क्रोमोनीमेटा। लिप्टोटीन बोलिए, बोलिए, आप बोलिएगा नहीं तो याद नहीं होगा। लिप्टोटीन का नाम क्या है? क्रोमोनीमेटा। क्रोमोनीमेटा, लिप्टोटीन, क्रोमोनीमेटा, लिप्टोटीन, क्रोमोनीमेटा, लिप्टोटीन, क्रोमोनीमेटा, लिप्टोटीन, क्रोमोनीमेटा। आगे देखिए, गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित, यानी यहाँ पे डाइपोल्ड हो जाएगा, यानी दो पोल का निर्माण करेगा। अगर ये गुणसूत्र है तो एक ऊपर वाला पोल रहेगा, एक नीचे वाला पोल रहेगा। इसी को कहते हैं द्विगुणित पोल। द्विगुणित है ना, द्विगुणित यानी डाइपोलोड कहा जाता है। अब इसके विपरीत होते, एक अगर नॉर्थ है तो दूसरा एक होगा साउथ होगा, ठीक है ना। तो डाइपोल्ड आपको समझ में आ गया होगा। द्विगुणित। बताइए लिप्टोटीन का एक और नाम क्या है? क्रोमोनीमेटा। क्रोमोनीमेटा याद रखिए, लिप्टोटीन का नाम क्या है? क्रोमोनी। और गुणसूत्रों की संख्या इसमें कैसी होती है? तो द्विगुणित होती है, यानी जस्ट डबल होता है। द्विगुणित मतलब जस्ट डबल होगा। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि उलझे हुए ये रहता है। अब बताइए लिप्टोटीन में आपने कितने फैक्ट पढ़ा? लिप्टोटीन में 3 फैक्ट। सबसे पहले लिप्टोटीन कैसे होते हैं, वहां पे उसकी तो बिखरी हुई पतले पतले धागे जैसे होते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या पढ़ा कि लिप्टोटीन जो होता है इसका एक और नाम है, वो क्या है? डाइकोनेसिस, नहीं क्या नाम था? हाँ, क्रोमोनीमेटा। क्या नाम था? क्रोमोनीमेटा, ठीक है ना, क्रोमोनीमेटा। तो इसमें और बातें थी क्या? लिप्टोटीन हो गया। और हाँ, ये द्विगुणित होते हैं, डाइपोलोड होते हैं। कैसे होते हैं? द्विगुणित होते हैं। तो इसमें 3 फेजेस आपने पढ़ा। फिर से एक बार रिवीजन। हेडिंग क्या था? बोलो बोलो। लिप्टोटीन, उसके बाद दूसरा जाइगोटीन, पैकेटीन। तो लिप्टोटीन में फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा कि धागे के समान, पतले पतले धागे के समान और उलझे उलझे होते हैं, यानी जाल जैसी स्ट्रक्चर बनाती है। कैसे स्ट्रक्चर बनाती है? जाल जैसी। इसका एक और नाम और बताया गया है, इसका नाम क्रोमोनीमेटा है। क्रोमोनीमेटा। और तीसरा लाइन क्या है कि इसकी जो संख्या होती है, क्रोमोसोम की संख्या, वो डाइपोल्ड होती है ना, द्विगुणित होती है। कैसा होता है? द्विगुणित। ये 3 लाइन याद रखना है इसमें, लिप्टोटीन में। अगला जो टॉपिक है वो है जाइगोटीन। नेक्स्ट क्या है? जाइगोटीन। ये समजात गुणसूत्र, समजात मतलब एक ही कास्ट के, सम मतलब बराबर और जात मतलब एक ही कास्ट के। अब एक ही कास्ट के क्या है? पिछले क्लास में याद करो कि क्या बताए थे? आदमी में क्रोमोसोम की संख्या अगर 23 है तो उससे प्राप्त जो होगी वो भी 23 होगा। 23 दूना 46, तो 23 जोड़ी है ना। और यही चले जाओ बंदर में तो आ जाएगा 21। अगर वही क्रोम घट जाएगा तो आदमी का बच्चा बंदर पैदा ले लेगा। इसलिए क्या होता है कि ये वही होता है, जो आदमी में होता है वही होता है। इस प्रकार से ये समजात एक ही स्पेसीज का होगा, इसमें दूसरा कोई स्पेसीज नहीं होगा, जब तक कि उसको संकर नहीं करवा दिया जाए, यानी हाइब्रिड यानी क्रॉस नहीं करवाया जाए। क्रॉस करवाएंगे तभी ये पॉसिबल होगा। बोलो यहां तक समझ में आ गया? तो समजात समझ में आ गया ना। तो समजात गुणसूत्र एक साथ होकर जोड़े बनाते हैं, एक साथ होकर के जोड़े बनाएंगे। देखिए ये जाइगोटीन सारे के सारे जोड़े में है। जाइगोटीन जितना भी है वो सब के सब किसमें है? जोड़ा में है। ओके, जाइगोटीन जोड़ा में है। तो जाइगोटीन याद रखिएगा जोड़ा में है और इसे सिनेप्सिस कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सिनेप्सिस। अब लिप्टोटीन को क्या कहा जाता है? बोलते क्रोमोनीमेटा। लिप्टोटीन क्रोमोनीमेटा और जाइगोटीन सिनेप्सिस। जाइगोटीन सिनेप्सिस, जाइगोटीन सिनेप्सिस, जाइगोटीन सिनेप्सिस।
ठीक है ना। अब अगला सेंट्रियोल, एक जो सेंट्रियोल था एक दूसरे से अलग होकर केंद्रक के विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। अब केंद्रक, ये केंद्रक है, इसका दो ध्रुव बनेगा, दो पोल बनेगा, तो यहाँ पे विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं, दो केंद्रक का निर्माण कर लेगा। तो केंद्रक के निर्माण में किसका पार्टिसिपेशन है? सेंट्रियोल का। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि केंद्रक के निर्माण में भाग कौन लेता है, तो आंसर बोलेंगे सेंट्रियोल भाग लेता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, एक दूसरे से अलग होकर केंद्रक के विपरीत ध्रुवों पर चला जाता है और प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण होता है। आप ये तो पढ़े थे कि सेंट्रोसोम में, ये सेंट्रियोल में, सेंट्रोसोम में प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण, संश्लेषण माने बनना, ठीक है, संश्लेषित करना। प्रयोगशाला में हर चीज को संश्लेषित किया जाता है, ठीक है ना, बनाया जाता है, तो संश्लेषण उसको किया जाता है। आपके फलस्वरूप केंद्रिका क्या होती है, बड़ी हो जाती है, बड़ी होगी तो टूटेगी, है ना, टूटेगी तो नया कोशिका का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से ये जाइगोटिन हो गया। अगला है पैकेटिन। नेक्स्ट क्या है, पैकेटिन। पैकेटिन में देखिए, पैकेटिन प्रत्येक जोड़ा का तो निर्माण हो गया, यह स्टेप बाय स्टेप है। ये पांचों जो फेजेस हैं ये स्टेप बाय स्टेप है, ठीक है ना। प्रत्येक जोड़े के गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं। अब जोड़े के जो गुणसूत्र थे, क्रोमोसोम थे, वो छोटे और मोटे होते हैं। द्विज का प्रत्येक सदस्य अनुदैर्घ्य रूप में विभाजित होती है। अनुदैर्घ्य मतलब, और अनुप्रस्थ क्या होता है, देखिए अनुप्रस्थ जो ऐसे इस प्रकार से जो वाइब्रेटिंग मोड में आता है, ये जो वाइब्रेट आगे पीछे का करेगा, ठीक है ना, और एक होगा इस प्रकार से, ठीक है। जब ऐसा किसी का विचरण होता है तो उसे अनुदैर्घ्य कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुदैर्घ्य कहलाता है। और किसी को स्प्रिंग के रूप में विचरण होता है, विचरण मतलब चलन, ठीक है ना, एक जगह से दूसरे जगह हस्तांतरण, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन, उसको क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ। ये ऊपर वो अनुदैर्घ्य और ये हो गया अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ, याद रहेगा ना। एक हो गया अनुप्रस्थ और दूसरा क्या है, अनुदैर्घ्य। तो इसमें प्रत्येक जोड़े गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं। द्विज का प्रत्येक दो गो बना, तो अभी देखे थे ना, इसके पहले दो गो में बढ़ गया था, ठीक है ना, जो दोनों ध्रुवों पर एक दूसरे के विपरीत ध्रुवों पर चल जाने के फलस्वरूप दो बन गए थे। तो यही कह रहे हैं, द्विज का प्रत्येक सदस्य है, प्रत्येक माने दो गो सदस्य होगा, तो प्रत्येक सदस्य अनुदैर्घ्य रूप से विभाजित होकर के दो अनुजात गुणसूत्र यानी क्रोमेटिड में बट जाते हैं। इस प्रकार दो समजात गुणसूत्र एक द्विज से अब 4 क्रोमेटिड बन जाते हैं। देखिए कैसे, आगे एक रहेगा, आगे कितना रहेगा, फर्स्ट में एक रहेगा, ठीक है ना, फर्स्ट में एक रहेगा, उसके बाद हाँ यहाँ पे कुछ दिखाई गई है। देखिए कैसे बना, ये से ये बना, थोड़ा सा विपरीत हो रहा है, फिर इससे दो बन गया, और दो ये बनाया, बड़ा हो जाता है, पहले मोटा मतलब मोटा और छोटा हो जाता है, तो कहने का मतलब मोटा हो गया, अब जिसके फलस्वरूप भी कोशिका का निर्माण नया कर दिया, ठीक है ना। इस प्रकार अलग अलग आप देख सकते हो फेजेस में होती है, ठीक है ना। तो क्या होता है, एक के बाद दो, दो के बाद चार, चार और चार के बाद 8, अब ये बनते जाता है, ठीक है ना, ये क्या होगा, बनते जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते थे पैकेटिन में कि पहले एक था, एक से द्विज, और एक से द्विज और द्विज से अब 4 क्रोमेटिड का निर्माण हो जाएगा। अब कहता है इसमें 2 मातृ और 2 पितृ क्रोमेटिड होंगे। कभी कभी मातृ और पितृ क्रोमेटिड एक से ज्यादा स्थान पर एक दूसरे से क्रॉस कराते हैं, और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इसकी संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है, ठीक है ना। अब इसमें ज्यादा आपको चीजें याद, हाँ ये चीज डिपेंड करता है जीन पर। जीन मतलब जीन क्या होती है, जैसे कहता है ना कि बाप का गुण बेटा में चला गया, तो वो किसके अनुसार जाता है, तो वो जीन के अकॉर्डिंग जाता है। किसके अकॉर्डिंग जाता है, जीन के अनुसार। तो वही है कि स्पेसीज में इसमें परिवर्तन नहीं लाएगा। जब जीन का हस्तांतरण होता है तो जो स्पेसीज पहले था वही स्पेसीज अब भी रहेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप देख सकते थे कि ये आगे एक वो बना, एक से 2 बना, ये फिर अगला डिवीजन कर करके सिस्टर मतलब वही डॉटर का हो, उसके लिए डॉटर ही हो जाएगा, ठीक है ना। एक पेरेंट बनेगा और दूसरा क्या होगा, डॉटर बनेगा। क्रॉस ओवर हमेशा नॉन स्टीर क्रोमेटिड के बीच होता है, ये लाइन याद रखिएगा। अगला है डिप्लोटिन। जो बातें इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मैं छोड़ते जा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट उसको 2-4 बार कह रहा हूँ।
डिप्लोटिन। डिप्लोटिन क्या होता है? समजात गुणसूत्र अलग अलग होने लगते हैं। धीरे धीरे उसमें एक था, इसमें अब धीरे धीरे एक्सपेंडेशन होगा, बढ़ा होगा, अलग अलग होगा। परंतु जोड़े के दो सदस्य पूर्ण रूप से अलग नहीं होते। अभी एक फेज और बच रहा है, इसलिए ये क्या कर रहा है? अलग हो जाते हैं, अलग अलग होने वाले होते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे है, अब लग रहा है ये एक न्यूक्लियस है और ये भी न्यूक्लियस है, लेकिन अभी न्यूक्लियस का कुछ पार्ट सटा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है ना, अभी पूरा हटा नजर नहीं आ रहा। तो ये वाला फेजेस जो देखने को मिलेगा वो डिप्लोटिन में मिलेगा। किसमें मिलेगा? डिप्लोटिन में मिलेगा, क्योंकि वे कहीं कहीं एक दूसरे से एक्स के रूप में अलग, एक्स के रूप में उलझे रहते हैं। ऐसे स्थान पर काइंजमाटा कहलाता है। यानी याद रखिएगा, डिप्लोटिन को हम एक प्रकार से क्या कह सकते हैं? काइंजमाटा भी कह सकते हैं। काइंजमाटा की औसत संख्या के बारंबार तब एक ही चीज को जो बार बार दोहराना है ना, फ्रीक्वेंसी भी तो उसी चीज को कहा गया था, फिजिक्स में देखे थे उसको, उसी को ये कहा जाएगा कि ये बार बार दोहराई जाएगी। खैर बार बार दोहराई जाएगी, इसका मतलब क्या है? मान लिया जाए कि यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस बना, दो गो न्यूक्लियस में टूटा, ठीक है ना, ये दूसरे जगह भी ऐसा ही टूटते रहेगा, ठीक है, अभी पूर्ण रूप से इसको विभाजित होने नहीं देगा। और लास्ट में हम लोग जो देखेंगे उसमें क्या होगा? कोशिका को डाइकिनेसिस में पूर्ण रूप से विभाजन हो जाएगा और नया एक सेल का निर्माण हो जाएगा। न्यूक्लियस नया बन जाना ही सेल का नया कहलाएगा, ठीक है ना। तो कहता है डाइकिनेसिस, केंद्रक कलाप अकेंद्रिका लुप्त हो जाती है। यानी यहाँ पर अब केंद्रक जो फेजेस जिसमें वो बन रहा था वो क्या हो गया? बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, नया बन जाएगा। तो इस प्रकार आठ सूत्री विभाजन टू समसूत्री विभाजन के मतलब उसी के समान होता है। अब दो कुछ नया नहीं है। जैसे फर्स्ट आप देखें ना, अर्धसूत्री विभाजन को दो भाग में बांटा गया, अर्धसूत्री विभाजन 1 और अर्धसूत्री विभाजन 2। तो अर्धसूत्री विभाजन 1 के जैसा ही अर्धसूत्री विभाजन 2 देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अर्धसूत्री विभाजन 1 जनक कोशिका होंगे। जनक कोशिका मतलब उसके पेरेंट्स, माता पिता, और उसके बाद उसमें संतति कोशिका डॉटर सेल का निर्माण होगा। कितना होगा? 4 कैसे होगा? डॉटर सेल में, तो डॉटर सेल में x तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे 4 निर्माण होने के कारण है कि मान लिया जाए x y इस प्रकार से आया। हम लोग डिटेल से भी और देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका इस दोनों को क्रॉस होने से 4 का निर्माण होगा, या तो x या फिर x y y ठीक है। क्या बना? x y या y x या फिर y y, समझ में आ रहा है ना। ये 4 प्रकार के ये लास्ट फेजेस में। तो ये बताइए जनक कोशिका कितना होगा? तो जनक कोशिका 1 होगा और 1 से ये क्या बना देता है? 1 से 4 का निर्माण करा। जनक कोशिका में है ना x y ही आता है, यानी ये माता के लिए और ये पिता के लिए क्रोमोसोम आता है। टाइम देखिए हो गया क्या? वहां पे नजर नहीं आ रहा है सर, एक बार खुद से चेक कर लीजिए। देखिए 6 मिनट 18 सेकंड अभी बच रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 6 मिनट। चलिए 6 मिनट में देखते हैं समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है ना, उसके बारे में अध्ययन करिए। कहता है यह विभाजन सोमैटिक यानी कायिक होता है। कायिक पिछले क्लास में बताए थे, एक से जैसे केला के जो होता है ना, केला जड़ी से निकाल जाना, बांस के पोर से निकालना, तो उसी को क्या बोलेंगे? कायिक बोलेंगे। तो यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है और ये विभाजन जनन कोशिका में होता है। यानी जनन कोशिकाओं में होगा अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन हो जाएगा कायिक कोशिका में। एक लाइन याद हुआ कि पीछे पढ़ चुके थे, खाली दोनों को एक जगह सजा दिया गया है। पढ़े थे समसूत्री विभाजन में ये कायिकों में होता है और ये जनन कोशिकाओं में होता है। फिर क्या इस विभाजन में कम समय लगता है ना? बताइए, इसमें कम समय नहीं लगता है, एक बार में कितना पौधा निकल जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ज्यादा समय लगेगा। इस विभाजन मतलब समसूत्री विभाजन के द्वारा एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है, जबकि कहता है इस कोशिका से 4 कोशिका का निर्माण होती है। अभी तुरंत देखे थे
ठीक है ना। लास्ट फेज में जो 5वां फेज था डाइकिनेसिस, इसमें देखे थे कि क्या था, एक पैरेंट सेल से 4 डॉटर सेल का निर्माण हुआ था। एक पैरेंट सेल से 4 डॉटर सेल का निर्माण हुआ था। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं इस विभाजन के द्वारा एक कोशिका, इसमें होगा कितना कोशिका बनेगा, 1 से 2 और इसमें 1 से 4, अर्धसूत्री में 4 होगा, है ना। नाम है आधा लेकिन हो रहा है 4। और इसका है समसूत्री में 1 से 2। संतति 3 वो याद हो गया। पहला में क्या था, इसमें कायिक जनन होता है और इसमें जनन कोशिका होता है, यानी कायिक कोशिका में होता है और इसमें जनन कोशिका में, कायिक कोशिका में जनन कोशिका। इसमें क्या है, कम समय लगता है, इसमें ज्यादा समय लगता है। एक में कम समय लगेगा, दूसरे में क्या होगा, ज्यादा समय लगेगा। अब कहता है कि इसमें 2 कोशिका का निर्माण करती है, इसमें 4 कोशिका का निर्माण करती है। चौथा देखिए, संतति कोशिका में जनक जैसा इस गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता नहीं होती है, लेकिन इसमें क्या होगा, विविधता पाया जाएगा। क्या कारण है, संतति कोशिकाओं में जनक से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक में विविधता होती है। आनुवंशिक में क्या होता है, विविधता। कारण समझिए, देखिए कारण समझिएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे माता और पिता दोनों का गुण उसमें चला जाता है, किसमें, हेलो, हाँ बोलिए। ठीक है, फोन करके पूछते हैं। ना चालू बंद रहता तो प्रमोशन। चौथा क्या है कि अब हाँ बतला रहे थे, इसमें माता पिता के जैसा बच्चों में गुण चला जाता है, कुछ माता वाला और कुछ पिता वाला, लेकिन पेड़ पौधे में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। एक एक होके रहेगा, इसमें रहेगा। तो बताइए ये एक ही जैसा नहीं होगा। संतति कोशिका, संतति मतलब डॉटर, बच्चा जो उससे पैदा हुआ। संतति कोशिकाओं में जनक जैसी ही गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता नहीं होती है, जैसा पहले था वैसा अभी भी होगा। इसमें क्या होता है, संतति कोशिकाओं में जनक से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता होती है। क्लियर हो गया ना। इसमें जो 5वां है, इसमें गुणसूत्र आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान नहीं होता। होगा क्या, आम जैसा पहले वाला तो ऐसा ही नहीं कहा आएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, आनुवंशिक में थोड़ा सा भिन्नता आ जाएगा। कहता है इस विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थ में आदान प्रदान होता है, इसमें आदान प्रदान नहीं होगा। जैसा पहले था वैसा भी हमेशा इसको सोचना है, वो केला के पेड़ सोचना, ठीक है। और इसका सोचना हो तो एक आदमी सोचना। आदमी में परिवर्तन होता है कि नहीं, जेनेटिक परिवर्तन होता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है, इसकी प्रोफेज अवस्था छोटी होती है और इसकी प्रोफेज अवस्था बड़ी होती है। प्रोफेज अवस्था मतलब जो इतना प्रक्रियाएं हैं, इसमें प्रक्रियाएं ज्यादा देखने को मिलेगा और इसमें प्रक्रियाएं नहीं मिलेगा। इसका निर्माण होने में इसीलिए तो टाइम ज्यादा लग जाता है और इसका निर्माण होने में टाइम कम लगता है। समझ में आ गया। तो दोनों के बीच ये 6 डिफरेंसेस थे। अब इस 6 डिफरेंसेस को एक बार फिर से करते हैं। इसमें कायिक कोशिका बनता है, कायिक कोशिकाओं में इसमें होता है समसूत्री में और अर्धसूत्री में होता है जनन कोशिका। याद हो गया। इसमें समय कम लगता है, ज्यादा लगता है। 1 के बाद 2 और 1 के बाद 4। इसमें क्या देखे थे, आनुवंशिक गुण विविधता नहीं, आनुवंशिक गुण में विविधता। माता पिता वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, यहाँ पे पौधे वाला। कहता है क्या इसमें जेनेटिक का आदान प्रदान होगा, बिल्कुल नहीं होगा, और इसमें होगा, ठीक है ना। इसमें क्या है, प्रोफेज छोटी होगी, यानी जितनी अवस्थाएं थी 5 अवस्थाएं, इसमें 5 अवस्था नहीं होगा, 2 ही अवस्था में क्लियर हो जाएगा और इसमें 5 अवस्थाएं कंप्लीट करेगा, इसलिए लंबी बनती है, ठीक है ना। तो आज का क्लास बस इतना ही करते हैं, तो खत्म हो गया। तो इस प्रकार से ये समसूत्री विभाजन देख सकते थे और यहाँ पे क्या है, अर्धसूत्री विभाजन है। इसमें देखिए ना कम समय नहीं लगेगा, अवस्थाएं ज्यादा है, क्या तुरंत ना क्लियर कर लिया, तुरंत सेल का निर्माण कर लिया, डॉटर सेल बना दिया। और यहाँ देखिए 4 को सेल बनाया। इसमें क्या है, इसमें अगर हम सारा डिफिनीशन यहाँ पे देखें, अभी जो डिवीजन, अभी जो दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखा गया, तो ये क्या है, फर्स्ट डिफरेंस बतलाइए।
फर्स्ट डिफरेंस क्या था कि ये कायिक में होता है, कायिक कोशिका में होता है और ये किसमें होता है?